गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपके लिए यानी क्लास 9 के लिए अगला क्लिप लेकर आया हूँ। ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम सेकेंड लेसन आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशंस के टोटल 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, एडवांटेज ऑफ नेशनल असेंबली, दूसरा ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड तीसरा पॉलिटिकल सिंबल। बट इसको देखने से पहले सिर्फ इसी लेसन का यानी आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन में पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा पहले वो सुन लेते हैं। पिछले क्लिप में हम लोगों ने क्या देखा आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में कि लुई 16 स्टेट जनरल की मीटिंग्स 5 मई 1789 को बुलाता है, हॉल ऑफ वर्साइल्स को सजाता है, सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, बट वहां वोटिंग सिस्टम को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है और थर्ड स्टेट वाले टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो जाते हैं कि हम पूरे कंट्री के लिए नेशनल असेंबली बनाएंगे और जब तक नहीं बनेगी तब तक यहाँ से कोई भी नहीं हटेगा। वोटिंग सिस्टम भी देखा गया था कि हर एक स्टेट को एक वोट देने का अधिकार है। फिर देखा गया था वोटिंग सिस्टम के साथ साथ थर्ड स्टेट का प्रपोजल कि किस तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन लोगों ने ईच रिप्रेजेंटेटिव 1 वोट का डिमांड किया। तो ये सब पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ देखा कि कैसे नेशनल असेंबली बनी। 20 जून को मेराबियो और एवेसियस के लीडिंग में भीड़ इकट्ठा हुआ टेनिस कोर्ट में, उन लोगों ने उस भीड़ को डील करना शुरू किया। फिर हमने देखा कि पूरे कंट्री में 14 जुलाई से पहले ये जो असेंबली लगी हुई थी, पूरे कंट्री में किसानों की स्थिति, औरतों की स्थिति सबकी बदतर थी। साथ ही साथ कंट्री का जो लैंडलॉर्ड था वो लूटपाट कर रहा था 16, ये सारी चीजें थी। इन सारी चीजों में लुई 16 डिसीजंस नहीं ले पा रहा था और इसी बीच हो जाती है 14 जुलाई 1789 का वो कांड जिसमें बास्टाइल को स्टॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये जो असेंबली इकट्ठा हुई थी टेनिस कोर्ट में, ये नेशनल असेंबली, ये इसको मंजूरी दी गई, यानी ये 4 अगस्त 1789 को लुई 16 ने इसे पास कर दिया। अब इसके पास होने के बाद इस नेशनल असेंबली ने कुछ बदलाव लेकर के आया फ्रांस के लिए। क्या बदलाव लेकर आया, इसके पास होने के बाद तुरंत क्या फायदा हुआ, जरा वो देखते हैं। इसके पास होने के बाद सबसे पहला फायदा हुआ, ध्यान से सुनिए, हम दोनों बोल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश भी। पहला फायदा, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, यानी जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, सामंतवादी प्रथा, उसे समाप्त कर दी गई। पहला क्या हटा यहाँ से, फ्यूडल सिस्टम। दूसरा फायदा हुआ, क्लर्जी गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी ग्रुप था स्टेट्स का, उनको अपना विशेष अधिकार यानी प्रिविलेजेस जो था उन्हें वापस देनी पड़ी। तीसरा, टीथेज वेयर इबोलिस्ट, जो टीथे था, टैक्स जो पेड की जाती थी चर्च को, वो समाप्त कर दी गई। चौथा, लैंड्स ऑन्ड बाय चर्च वेयर कन्फिस्केटेड, चर्च जिस जमीन पे अपना अधिकार दिखा रही थी उसे छीन ली गई। एंड पांचवा, एक्वायर्ड 2 बिलियन लिवरेज, इतना बदलाव के वजह से पूरे फ्रांस को 2 बिलियन लिवरेज का फायदा हुआ, जो पूरे फ्रांस पे कर्ज था। तो नेशनल असेंबली पास होने की वजह से ये फायदे हुए, कर्ज भी सट गए और इस तरह से नेशनल असेंबली के साथ साथ फ्रांस के में एक नई सरकारी व्यवस्था, एक नया सिस्टम आया जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, यहाँ हम एक डायग्राम से उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप ध्यान से इसे सुनने की कोशिश कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हम क्या देख रहे हैं कि ये नेशनल असेंबली ने एक नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो फ्रांस के लिए नया था। अब इन लोगों ने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो पीछे हम बताए थे डिवीजन ऑफ पावर जो था मॉन्टेस्क्यू का, उसके अनुसार यहाँ देख रहे हैं गवर्नमेंट 3 पार्ट में बट गया, जुडिशियरी, एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जुडिशियरी में था जज, एक्सिक्यूटिव में किंग, लेजिस्लेचर में ये नेशनल असेंबली आ गया। अब ये कैसे कंट्रोल हो रहा वो भी देखना। ये जो किंग है, ये किंग क्या कर सकता है, जो भी काम करेगा वो नेशनल असेंबली को जवाब देगा एंड इस नेशनल असेंबली का कंट्रोल होगा किंग के ऊपर। किंग के नीचे जो मिनिस्टर्स हैं उसके ऊपर भी इस नेशनल असेंबली का ही कंट्रोल होगा। तो
तो ये नेशनल असेंबली में जो ये 745 मेंबर्स है, ये कैसे आते हैं? तो ये आते हैं वोटिंग सिस्टम से। वोटिंग सिस्टम कौन करता है? इलेक्टर्स, जिनकी संख्या 50,000, सिर्फ मेन। अब ये 50,000 मेन कहाँ से चुने गए? तो पूरे फ्रांस में जितने भी सिटीजन्स थे उसे दो पार्ट में बांटा गया, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। अब ये एक्टिव सिटीजन्स जो है टोटल 28 मिलियन का 4 मिलियन पीपल्स ऐसे थे जो एक्टिव सिटीजन्स के लिस्ट में थे, और उनमें सिर्फ 50,000 मेन को ही वोट देने का अधिकार था। तो ये एक्टिव सिटीजन्स होते कौन थे? वैसे लोग या वैसा सिटीजन्स जो अपने कमाई का, अपने 3 दिन के मजदूरी का, एक्टिव सिटीजन्स का यहाँ पे कंडीशन है कि जो व्यक्ति 3 दिन का वेज यानी मजदूरी, जो वेजेज होगा 3 दिन का मजदूरी के बराबर टैक्स पेड करता हो, एंड साथ ही साथ उम्र 25 से ज्यादा हो। ऐसा मेन जो 3 दिन का मजदूरी के बराबर टैक्स देता हो और 25 से ज्यादा जिसका उम्र हो, उसे एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता है, और सिर्फ यही वोट देने का अधिकार रखते हैं। वैसे लोग जो ये कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें पैसिव सिटीजन्स के लिस्ट में रखा गया। इसमें स्पेशली वीमेन, चिल्ड्रेन और 25 साल के नीचे के बच्चे, बुजुर्ग भी हैं, और जो मजदूर हैं, जो टैक्स नहीं पेड कर रहे हैं, वो सब के सब पैसिव सिटीजन, और ये एक्टिव सिटीजन्स के लिस्ट में नहीं है, तो वोट भी नहीं दे सकते। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये पब्लिक जो है, यहाँ सिटीजन जो है, इसी का इनडायरेक्ट वे में किंग के ऊपर कंट्रोल हो गया नेशनल असेंबली के थ्रू। अब यहाँ जो जुडिशियरी सिस्टम है, ये भी यही एक्टिव सिटीजन्स वोट देकर के इसे कंट्रोल करते हैं। अब इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि इस पूरे सिस्टम में इस नेशनल असेंबली ने क्या किया कि पूरे फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके आया, यानी कुछ नए नियम लेके आए, जिसे बुक में दिखाई जाएगी। अगर बुक आपके पास आएगी तो उसे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसमें क्या क्या राइट्स था, हम कुछ राइट्स बोल दे रहे हैं। सबसे पहला राइट्स था राइट टू लाइफ, सबको जीने का अधिकार। सेकेंड राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने का अधिकार। थर्ड राइट फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, सबको अपना विचार रखने का अधिकार। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर। ये सब क्या किया गया, ये सब राइट्स दी गई ताकि लोग सही वे में फ्रांस के अंदर रह सके। तो ये एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का शुरुआत था। ये नया था उन लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ सोर्स में जितने भी राइट्स दिख रहे हैं, ये सारे राइट्स यहाँ सोर्स में एक्सप्लेन किए गए हैं, कौन कौन सा राइट्स यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इस टॉपिक के बाद इस लेसन का थर्ड टॉपिक है पॉलिटिकल सिंबल। तो पॉलिटिकल सिंबल कोई टॉपिक नहीं है। यहाँ पे सवाल ये है कि जो फ्रांस कई सालों से, हजारों सालों से राजा की प्रथा को फॉलो कर रहा था, राजशाही सिस्टम को फॉलो कर रहा था, वो अचानक से ये नेशनवादी वाला यानी राष्ट्रवाद वाला सिस्टम कैसे समझेगा? उसी चीज को समझाने के लिए इन लोगों ने, यानी जो रिवोल्यूशनरीज हुए, जो रिवॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कुछ सिंबल बनाया ताकि लोग सिंबल का मतलब समझ सके और वो पुरानी प्रथा को भूलकर नई प्रथा को अपना सके। तो यहाँ कुछ सिंबल है, हम उस सिंबल्स को आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। आपको शायद दिख रहा होगा कुछ कुछ सिंबल यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रही है। इन सारे सिंबल्स का कुछ मतलब होता था और इससे लोग समझ जाते थे कि हमें क्या करना और क्या समझना है। जैसे सपोज आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रही है। यहाँ पे पहला आपका दिखा ब्रोकन चेन का फिगर ये है। दूसरा आपका दिखा बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस। तीसरा दिखा द आई विद इन ए ट्रायंगुलर रेडिएटिंग लाइट्स। चौथा है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग। ये सारी चीज़ें, ये सारा किसी ना किसी तरह का सिंबल को डिनोट करता है। ब्रोकन चेन का मतलब देखिए, इसका मतलब है कि जितने गुलाम्स हैं वो फ्री हैं। या बंडल ऑफ रॉड्स का मतलब देखिए यूनिटी को ये सिंबलाइज कर रहा है। ये इस पेज में फिगर देखिए, ये सारा फिगर भी एक्सप्लेन कर रहा है। ये चार्टर है राइट्स का। ये ब्लू वाइट रेड में जो है ये नेशनल कलर का सिंबल है। ये जो विंग्ड वुमेन है ये लॉ के प्रश्निफिकेशंस को शो कर रहा है। ये रेड पिरामिडन कैप जो है ये गुलाम जब फ्री होते हैं तब ये पहनने का सिंबल है। ये रहा आज से जुड़े टॉपिक के होमवर्क क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व कीजिए।
और ये भी। मैं अगले लेक्चर में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा अगले लेसन्स के लिए। धन्यवाद।